नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं माइक्रोग्रीन्स के बारे में। ये वो नन्हे लेकिन स्वाद और पोषण से कूट कूट कर भरे पौधे हैं जिन्होंने हॉटे कुजीन यानी हाई एंड रेस्टोरेंट्स की दुनिया में तो जैसे तहलका ही मचा दिया है। सच मानिए, ये छोटे छोटे पौधे इस पूरी धारणा को बदल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी या पोषण का घनत्व असल में होता क्या है। तो चलिए जल्दी से आज के इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले द माइक्रोग्रीन रेवोल्यूशन, फिर न्यूट्रिशनल सुपर पावर्स अनवील्ड, उसके बाद माइक्रोग्रीन्स वर्सेस स्प्राउट्स, फिर फ्लेवर प्रोफाइल्स एंड पेयरिंग्स, 5वें नंबर पर कल्टीवेटिंग द क्रॉप और आखिर में बात करेंगे द शेल्फ लाइफ चैलेंज की। आइए फटाफट समझते हैं कि ये फंक्शनल फूड्स आखिर हैं क्या, इनमें इतना पोषण कैसे आता है और इन्हें खेत से प्लेट तक पहुंचाने में क्या-क्या लॉजिस्टिक चुनौतियां आती हैं। सेक्शन 1, द माइक्रोग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर एक छोटे से पौधे को माइक्रोग्रीन कहाँ कब जाता है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात इनका बोटैनिकल टाइमलाइन है। ये सिर्फ कोई आम छोटे पौधे नहीं हैं। इन्हें एक बेहद ही खास और छोटी समय सीमा के अंदर काटा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बीज बोने से लेकर कटाई तक का इनका पूरा जीवन चक्र महज 14 दिनों का होता है। इन्हें ठीक उसी पल हार्वेस्ट कर लिया जाता है जब इनमें 2 पूरी तरह से विकसित कॉटिलिडन्स और पहली असली पत्तियां बस निकलना शुरू ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, न्यूट्रिशनल सुपरपावर्स अनवील्ड। आइए अब थोड़े विज्ञान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा ग्रोथ साइकिल इन नन्हे पौधों को सचमुच के फंक्शनल फूड्स में बदल देता है जो बीमारियों तक से लड़ सकते हैं। अब वैज्ञानिक और रिसर्चर इन पौधों को लेकर इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्रासिका परिवार के माइक्रोग्रीन्स, जैसे कि ब्रोकली और पत्ता गोभी। इनमें इंडोल्स और डीआईएम जैसे कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये वो तत्व हैं जो एक्टिव रूप से हमारे हार्मोन बैलेंस को बेहतर बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये कैंसर के विकास को रोकने वाले इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। है ना कमाल की बात? और अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की बात करें तो आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी के माइक्रोग्रीन में एक पूरी तरह से विकसित और बड़ी लाल पत्ता गोभी के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। मतलब आकार में छोटा, लेकिन पोषण के मामले में एक विशाल बॉम्ब की तरह। और सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, अगर हम विटामिन के और विटामिन ई के लेवल्स को देखें तो ग्रीन डाइकॉन रेडिश और गार्नेट अमरांथ जैसे माइक्रोग्रीन्स में इनकी मात्रा उनके बड़े पौधों की पत्तियों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। ये डेटा पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये नन्हे पौधे किसी न्यूट्रिशनल सुपर पावर से कम बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, माइक्रोग्रीन्स वर्सेस स्प्राउट्स। अक्सर सलाद खाते समय हम सभी ने एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। तो आइए आज इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। असल में इनके बीच का फर्क समझना बहुत ही आसान है। देखिए, माइक्रोग्रीन्स को उगाने के लिए मिट्टी जैसे किसी ग्रोइंग मीडियम की जरूरत होती है और उन्हें अपने अंदर वो गहरा स्वाद विकसित करने के लिए पत्तियों को समय देना पड़ता है। इसमें 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज को सिर्फ उनके कुरकुरेपन के लिए सीधे पानी में महज 1 हफ्ते के अंदर बहुत तेजी से उगा लिया जाता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा के मामले में भी एक बड़ा अंतर सामने आता है। क्योंकि माइक्रोग्रीन्स को मिट्टी या फाइबर मैट में उगाया जाता है, वो स्प्राउट्स की तरह हमेशा पानी में नहीं रहते। और रिसर्च दिखाती है कि इसी वजह से माइक्रोग्रीन्स में ई कोलाई या साल्मोनेला जैसे खतरनाक पैथोजेंस पनपने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सेक्शन 4, फ्लेवर प्रोफाइल्स एंड पेयरिंग्स। विज्ञान की बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा उस स्वाद के जादू की बात करते हैं जिसने 2006 के आसपास इन पौधों को फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की जान बना दिया था। दुनिया के बड़े बड़े शेफ्स इन पौधों के बेहद खास स्वाद का बड़ा ही रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं। अरुगुला के उस तेज और तीखे काली मिर्च जैसे स्वाद से लेकर लेमन बाम के बिल्कुल मीठे और नींबू के शरबत जैसे नोट्स तक, इन माइक्रोग्रीन्स का इस्तेमाल डिश में सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि स्वाद का एक जबरदस्त धमाका करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5, कल्टिवेटिंग द क्रॉप की। तो चलिए थोड़ी गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इन छोटे छोटे फ्लेवर बॉम्ब्स को उगाने के लिए किस तरह की तेज और दिलचस्प खेती की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। देखिए, इन्हें उगाने की प्रक्रिया बहुत ही बारीकी वाली होती है। सबसे पहले ट्रे को कीटाणु रहित यानी डिसइंफेक्टेड, सॉइललेस मीडियम या फाइबर मैट से भरा जाता है।
फिर शुरुआत में बीज अंकुरित होते समय सिर्फ ऊपर से पानी का छिड़काव या मिस्टिंग की जाती है, और फिर धीरे धीरे सिंचाई के तरीके को बदलकर नीचे से सिंचाई यानी सब इरिगेशन पर लाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन पौधों की बेहद नाजुक पत्तियां ज्यादा नमी की वजह से सड़ने ना लगें। लेकिन उगाने वालों के लिए जो सबसे बड़ी और समय लेने वाली अड़चन है वो है इनकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग। मस्टर्ड क्रैस जैसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही ये पौधे अपनी परफेक्ट 2 इंच की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, इन्हें कटर या इलेक्ट्रिक चाकू की मदद से सीधा यानी वर्टिकली काटना पड़ता है। ये काम पूरी तरह से हाथों से होता है और इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। और अब आते हैं सेक्शन 6 द शेल्फ लाइफ चैलेंज पर। यहीं पर इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और असल चुनौती सामने आती है, वो लॉजिस्टिक अड़चन, जिसकी वजह से हम अक्सर माइक्रोग्रीन्स को अपने आम किराने की दुकानों में नहीं देख पाते। महज 1 से 2 दिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो डरावना और बेहद कम समय है जिसमें माइक्रोग्रीन्स खराब होने लगते हैं। अगर कटाई के तुरंत बाद इन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बहुत तेजी से सड़ना और गलना शुरू कर देते हैं। बात सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर की नहीं है। अगर इन्हें कन्वेंशनल तरीके से ठंडा रखा जाए तब भी इनके विकास के अचानक रुक जाने से इनकी शेल्फ लाइफ महज 5 से 10 दिन ही रह पाती है। और इसका कमर्शियल नुकसान सोचिए, अगर एक पैकेट में अलग अलग तरह के माइक्रोग्रीन्स मिक्स हैं तो जो किस्म सबसे पहले सड़ेगी वो पूरे के पूरे पैकेट को खराब कर देगी। इनका रंग उड़ जाना, बदबू आना और सड़ना एक बहुत आम समस्या है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इस बेहद छोटी समय सीमा से निपटने के लिए जो सफल उत्पादक हैं वो आम बाजारों या रिटेल स्टोर्स के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। वो सीधे शेफ्स के साथ काम करते हैं ताकि कटाई के तुरंत बाद डिलीवरी हो सके। इसके अलावा इन्हें सुरक्षित और ताज़ा रखने के लिए खास तरह की मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और सख्त लो टेम्परेचर स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हम जानते हैं कि इन पौधों में गजब का पोषण है और बेमिसाल स्वाद भी, लेकिन जैसे जैसे इन फंक्शनल फूड्स की मांग बढ़ रही है, क्या भविष्य में एग्रीकल्चरल पैकेजिंग में कोई ऐसा बड़ा आविष्कार होगा जो इनकी शेल्फ लाइफ की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दे? क्या वो दिन जल्द आएगा जब ये नन्हे लेकिन पावरफुल सुपरफूड्स हर किसी की रसोई और फ्रिज का एक आम हिस्सा बन जाएंगे? ये सचमुच सोचने वाली बात है।